Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Physics Class 11 Federal Board Chapter 3 Forces and Motion Comprehensive Quiz. Now question number 1. Explain displacement time graph and velocity time graph. In each type give brief details along with appropriate diagram for illustration. हमने जो है different types of displacement time graphs और velocity time graphs को explain करना है और ब्रीफ डिटेल्स देनी है और अप्रोप्रिएट डायग्राम बनानी है फॉर इलिस्ट्रेशन। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ क्या है जी? इट इज द वे फॉर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस ग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल होती हैं उनके रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं फॉर इलिस्ट्रेशन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? एक्स, वाई एंड जेड सिस्टम जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स ओनली गिव्स स्पीड। जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। एज द डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस द स्लोप कैन नेवर बी नेगेटिव। अब डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव नहीं होता। Since displacement can be negative, which indicates the reverse motion. जो displacement है वो reverse तो negative हो सकती है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि जो हमारा motion है वो reverse हो रहा है। The slope of displacement time graph can also be negative. जब हमारा motion reverse होगा उससे क्या होगा? जो हमारा slope है displacement time graph का वो negative हो जाएगा। Now zero velocity. अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है? उसका स्लोप वेलोसिटी देता है। तो जीरो वेलोसिटी कब होगा? टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमारा टाइम तो पास हो रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो तब हमारी क्या वेलोसिटी होगी? जीरो वेलोसिटी। सिंस देयर इज नो स्लोप सो द वेलोसिटी इज जीरो। अब स्लोप नहीं है, तो जब स्लोप नहीं है तो मतलब क्या है? जो हमारी स्लोप वैल्यू है वो जीरो है। स्लोप हमें क्या बता रहा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। उसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास जीरो वेलोसिटी होगी मतलब जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ जीरो वेलोसिटी। अब आप देखें यहाँ पे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आप देख लें कांस्टेंट जा रही है लाइन। टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, इसकी वजह से जो ये ग्राफ है दिस इज जीरो वेलोसिटी ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो भी लिनियरली इंक्रीज कर रही है, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा स्लोप है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हमारा स्लोप कांस्टेंट होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियरली डिक्रीज करे विद टाइम, यानी कि टाइम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली डिक्रीज कर रही है। द स्लोप इज एक्सटेंडिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। और ये कब होगा? जब हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा होगा। तो उसका क्या मतलब है कि टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रही है। द ऑब्जेक्ट नॉट ओनली अप्रोच द रेफरेंस पॉइंट बट ऑल्सो मूव्ड पास इट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस पॉइंट को खाली अप्रोच नहीं करता बल्कि उसको क्रॉस भी कर जाता है। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास ग्राफ ए है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, उसमें क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियरली इंक्रीज कर रही है। जबकि जो हमारे पास ग्राफ बी है उसमें आप देखें कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली डिक्रीज कर रही है और टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी।
द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली चेंज नहीं करी बल्कि नॉन लीनियर चेंज आ रहा है इन डिस्प्लेसमेंट। द स्लोप इज चेंजिंग देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब स्लोप जो हमारा वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप देखें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो नॉन लीनियरली जो है वो इंक्रीज कर रही है या चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा कर्व है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, और हमारे पास जो स्लोप है एट ईच पॉइंट वो क्या है, डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी है वो मूव कर रही है विद वेरिएबल वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। The slope of velocity time graph reveals information about the acceleration of object। जो velocity time graph है वो उसका slope हमें information देता है about the acceleration of। अब increasing acceleration कब होगा? If slope of velocity time graph increases, it indicates increasing acceleration। अगर velocity time graph का जो slope है वो increase कर रहा है, उसका क्या मतलब है कि हमारी body जो है वो accelerate कर रही है। Decreasing acceleration, if the slope of velocity time graph decreases, it indicates decreasing acceleration। अगर जो velocity time graph का slope है वो decrease कर रहा है तो वो indicate करेगा decreasing acceleration। Zero acceleration, if the line is parallel to time axis or perpendicular to velocity axis। जो हमारी line है वो parallel है to x axis जहाँ पे हमने time को represent किया हुआ है, या perpendicular है y axis जहाँ पे हमने velocity को represent किया, तो तब हमारे पास जो होगा वो zero acceleration होगा। और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियरली इंक्रीजेस, इट इंडिकेट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ साथ जो हमारा स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो भी लीनियरली इंक्रीज करे, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म डिक्सेलरेशन, if the velocity time graph linearly decreases, it indicates uniform deceleration। अगर टाइम के साथ साथ जो हमारा velocity time graph का जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी जो है वो डिक्सेलरेट कर रही है। नाउ जो हमारे पास velocity time graph है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ए से बी तक जब जा रहे हैं तो क्या है, लीनियरली एक्सेलरेशन हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि जो आपका स्लोप है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। अब बी से सी क्या है, जो हमारी लाइन है वो कांस्टेंट है या पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एक्सिस, तो इसका क्या मतलब है, जीरो एक्सेलरेशन। नाउ फ्रॉम सी टू डी, यहाँ पे क्या है, जो हमारे स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिक्सेलरेशन। नाउ डी टू ई, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ई टू एफ हमारे पास क्या है, डिक्सेलरेशन है। एफ टू जी स्ट्रेट लाइन है, मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। न्यूटन्स लॉज को हमने यूज करना है, अप्लाई करना है, और हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है। Newton's first law. An object remains at rest or in a uniform motion in a straight line unless it is compelled to a change by an external net force। जब भी कोई ऑब्जेक्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तब तक, जब तक हम कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई उसके मोशन को रेजिस्ट करने वाली फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाएगी। Mathematically, net force is equivalent to 0, then change in velocity is equivalent to 0। जब जो फोर्स है अप्लाई हो रही है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, नेट फोर्स 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करे उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass। जो inertia होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको मेजर किया जाता है with respect to its mass।
The larger the mass, the greater is the inertia because greater net force is required to change the velocity of object with larger mass. जैसे जैसे हमारा mass जो है वो increase होता जाएगा तो वैसे वैसे जो हमारा inertia है वो increase होता जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा mass होगा तो उतनी हमें greater force चाहिए होगी ताकि हम velocity के अंदर जो है वो change create कर सकें. Now Newton's second law. A net force applied on body produces acceleration in the body is directly proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of object. जो net force object के ऊपर apply होती है तो तब क्या है हमारी जो body है उसमें acceleration produce होती है. अब ये जो acceleration है ये directly proportional होती है to the magnitude of the net force और inversely proportional होती है of the object's mass. Now mathematically A is directly proportional to F और इनवर्सली के लिए 1 over m, तो A is inversely proportional to 1 over m. By combining equation 1 and 2, we will get A is proportional to F over m. Now proportionality के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K. Now A is equivalent to F over m. F is equivalent to ma. Acceleration produced is in same direction as that of the net force. अब जो जिस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में जो हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. Now Newton's third law. When one object exerts a force on second object, the second object exerts a force of the same magnitude and opposite direction on the first object. जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे फोर्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है. मैथमेटिकली एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्टिंग फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है जी. What is linear momentum? Derive and state Newton's second law in terms of linear momentum. लीनियर मोमेंटम हमने बताना है कि क्या होता है और फिर हमने डिराइव करना है न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. जो लीनियर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है ऑब्जेक्ट के मास का और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का. मैथमेटिकली P इज इक्वल टू m इंटू v. अब m यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है और v क्या है, वेलोसिटी. नाउ न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम. अब आपको पता है जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है, F इज इक्वल टू ma. अब वहां पे जो हमारे पास a है वो क्या है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम यानी कि vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम. तो अब जब m को हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम. तो mvf को हम लिख देंगे फाइनल मोमेंटम और mvi को हम लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. तो फोर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की. अब देखते हैं F इज इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन का हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. F is equivalent to m into final velocity minus initial velocity divided by time. By multiplying m with final velocity and initial velocity, we will get m into final velocity minus m into initial velocity divided by time. अब m into final velocity को हमने लिख दिया final momentum और m into initial velocity को लिख दिया initial momentum. Final momentum minus initial momentum divided by time. तो F is equivalent to rate of change of momentum. Now question number 4. State and explain law of conservation of linear momentum for an isolated system of bodies. Law of conservation of linear momentum को हमने explain करना है for an isolated system of bodies. For an isolated system, there is no net force acting. F is equal to 0. Therefore, Newton's second law in terms of momentum can be written as F is equal to rate of change of momentum. अब जो isolated system होता है वो उस system में क्या होता है कि नेट फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही होती यानी कि F इज इक्वल टू 0. तो हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब हमारे पास क्या है, फोर्स जो है वो 0 है तो 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ जब टाइम को उधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट रिमेन्स 0. तो 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. तो जब हमारे पास फाइनल मोमेंटम
इज इक्वल टू हो इनिशियल मोमेंटम को, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में जो है वो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है. In the absence of external force, for the final momentum of the system must be equal to initial momentum. अब जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा. तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नॉट चेंज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Define elastic and inelastic collision. Give examples in each case. Derive mathematical equations for calculating the final velocities of the elastically colliding bodies in one dimension. इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को हमने डिफाइन करना है और एग्जांपल्स देनी है, और हमने मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द इलास्टिकली कोलाइडिंग बॉडीज इन वन डायमेंशन. सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन. Such collision in which the kinetic energy of the system is conserved are known as elastic collision. ऐसे collision जिसमें जो kinetic energy है of the whole system वो conserved रहे उनको हम कहते हैं elastic collision. Example क्या है जी? Collision between the billiard balls are only approximately elastic because some transformation of kinetic energy take place and some energy leaves the system by mechanical waves or sound waves. जो कोलिजन होती है बिटवीन बिलियर्ड्स बॉल की उसको हम अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की वो लीव्स कर जाती है बाय मैकेनिकल वेव्स एंड साउंड वेव्स. 100% कोई भी कोलिजन जो इलास्टिक नहीं होती. इन इलास्टिक कोलिजन, such collision in which the kinetic energy of the system is not conserved are known as inelastic collision. ऐसी कोलिजन जहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे वो होती है इनइलास्टिक कोलिजन. एग्जांपल है जी कोलिजन बिटवीन द बेसबॉल एंड द बैट इज इन इलास्टिक कोलिजन. जो कोलिजन होती है बेसबॉल की बैट के साथ वो क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन है. नाउ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. The elastic collision in which two objects move along a same line before and after collision is called collision in one dimension. इलास्टिक कोलिजन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऐसी हो कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम लाइन को फॉलो करें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन. Now, derivation for the elastic collision in one dimension. Initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum को हमने लिख दिया जी m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 फाइनल मोमेंटम. ठीक है, अब जो u1 है वो है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड u2 है जी वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन. v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. नाउ आप जो वन वाली जो सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1, और सबस्क्रिप्ट 2 वाली को एक साइड पे रख देते हैं तो m2 v2 माइनस m2 u2. नाउ m1 यहाँ से कॉमन आ सकते हैं और m2 जो है वो इस साइड से कॉमन आ सकते हैं, तो m1 इंटू u1 माइनस v1 is equal to m2 into v2 minus u2. For elastic collision, kinetic energy remains conserved. Therefore, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. अब kinetic energy को हम कैसे लिखते हैं? 1/2 mv square. तो m1 इंटू 1/2 इंटू u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इंटू u2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/2 इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर. नाउ फिर हमने वही किया जो सबस्क्रिप्ट 1 वाली है उनको एक साइड पे ले आए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर is equivalent to 1/2 into m2 into v2 square minus 1/2 into m2 into u2 square. By taking common 1/2 m1 and 1/2 m2, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. नाउ अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3, उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ और सिंप्लीफाई कर देंगे. नाउ आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी जी m1
into u1 square minus v1 square divided by m1 into u1 minus v1 is equivalent to m2 into v2 square minus u2 square divided by m2 v2 minus u2. Now m1 cancel हो जाएगा और m2 cancel हो जाएगा. u1 प्लस v1 u1 माइनस v1. हमने यहाँ पे क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस b इंटू a माइनस b. a क्या है यहाँ पे u1 है और b क्या है v1 है, तो u1 प्लस v1 a प्लस b और u1 माइनस v1 a माइनस b डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू सिमिलरली जो हमने v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास आ गया v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2. अब यहाँ से हमारे पास u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास बचेगा u1 प्लस v1 और इक्वल के बाद जो है वो v2 कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा v2 प्लस u2. तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. ना ये जो u वाली टर्म्स है उनको हम एक साइड पे लाते हैं, u1 माइनस u2 और v वाली को एक साइड पे v2 माइनस v1. नाउ अब जो u1 माइनस u2 है वो इक्वल टू होगा जी माइनस ऑफ v1 माइनस v2. रीअरेंजिंग 4 इन टर्म्स ऑफ v2. अब जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम रीअरेंज करते हैं फॉर v2. तो v2 के लिए जब हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1. नाउ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1. इसको हमने रख दिया v2 की जगह जो कि थी m2 v2. तो v2 की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे u1 माइनस u2 प्लस v1. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1. Now m1 plus m2 into v1 is equal to m1 minus m2 into u1 plus 2 times of m2 u2. Now जो दोनों साइड्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं m1 plus m2 के साथ. तो हमारे पास जो v1 है वो आ जाएगा m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2 plus 2 into m2 into u2 divided by m1 plus m2. Now v2 is equivalent to 2 into m1 into u1 divided by m1 plus m2 minus m2 into u2 divided by m1 plus m2. तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं फॉर द velocity of first object and velocity of second object after collision. Now question number 6. What is projectile motion? Give examples. Find out the expression of instantaneous velocity for a projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एग्जांपल देनी है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है. नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन. Projectile motion is the motion of an object that is projected into the air and then is subjected to the force of gravity. Projectile motion कैसा मोशन है ऑब्जेक्ट का जो कि एयर में प्रोजेक्टेड होता है और किस वजह से होता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. An example of projectile motion is baseball that is thrown into the air. जब हमने बेसबॉल को एयर के अंदर थ्रो किया तो वो क्या है, एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी. A shell fired from a cannon. And now expression for the instantaneous velocity. Consider a projectile which is thrown with a certain velocity v naught making an angle theta with the horizontal. जो velocity है उसको हम consider कर रहे हैं v naught और जो theta वो horizontal के साथ बना रहे हैं वो है theta. During the projectile motion, the horizontal component of velocity remains constant throughout the flight. अब जो projectile motion हमारा launch होता है तो उसमें क्या होता है, जो horizontal component होता है velocity का वो throughout the motion constant रहता है. Whereas the vertical velocity changes uniformly and is zero at the highest point. लेकिन जो vertical velocity का component है वो change हो रहा होता है और वो zero होता है जब हमारे पास maximum height achieve हो जाती है. To find the velocity of projectile at any instant of time, we have to find its x and y component at that time. जब हमने किसी भी टाइम इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा एट दैट टाइम.
Now, first equation of motion along x-axis. V of f of x is equivalent to v of I of x plus ax into t. Now, v of f of x is equivalent to v of x and vi of x को हम लिख सकते हैं जी v नॉट cos of theta. Now, ax is equivalent to 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है और t is equivalent to t. तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा v of x का वो बन जाएगा v नॉट cos of theta plus 0 into t. Now, v of x v नॉट cos of theta ये था इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ वाई एक्सिस के लिए हम करेंगे तो वी एफ एफ वाई इज इक्वल टू वी आई ऑफ वाई प्लस ए वाई इंटू टी. वी एफ एफ वाई वी ऑफ वाई और वी आई ऑफ वाई होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा. नाउ ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी और टी इज इक्वल टू टी. हेंस वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी. नाउ जब हमने मैग्नीट्यूड लेना होता है तो हम क्या करते हैं वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. By putting the values of Vx and Vy जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा मैग्नीट्यूड का वो v नॉट cos of theta का स्क्वायर प्लस v नॉट sin of theta minus gt होल स्क्वायर. Now question number 7. What is the maximum height and the time of flight for projectile? Derive expression for the maximum height attained and time of flight. हमने मैक्सिमम हाइट जो है उसके एक्सप्रेशन निकालने और टाइम ऑफ फ्लाइट का और हमने बताना है कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद क्या है डेफिनेशन के. मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल. मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्टाइल लेवल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जितना हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो अचीव्ड हुआ है बाय द प्रोजेक्टाइल वो होते हैं हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. Let h be the maximum height reached by the projectile in time t1. जो मैक्सिमम हाइट हम ले लेते हैं सपोज कर लेने के वो h है बाय द प्रोजेक्टाइल जो अचीव हुई है मैक्सिमम हाइट इन टाइम t1. फॉर वर्टिकल मोशन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी u sin of theta. जो फाइनल वेलोसिटी वो होगी 0. एक्सेलरेशन माइनस जी यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. नाउ अब हमारे पास जो v है वो 0 है और u स्क्वायर इसको हम लिखते हैं जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो हमारे पास a है वो माइनस जी है और जो s है वो क्या है हाइट है तो माइनस 2gh. नाउ 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो h आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट. Time taken by a projectile to grow from point of projection to the point of impact is called time of flight of projectile. जो टाइम हमारे प्रोजेक्टाइल ने लिया है जब हमने उसको रिलीज किया है और जब उसने टारगेट को हिट किया है या ग्राउंड पे आया है वो टाइम जो होगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट. डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. लेट t be the time taken by the projectile to reach the impact. For vertical motion, initial velocity u sin of theta, final velocity at maximum height 0, acceleration minus g. Using the equation of motion v is equivalent to u plus at1. तो 0 is equivalent to u sin of theta minus gt1. gt1 is equivalent to u sin of theta. जब हम इसको t1 के लिए रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा u sin of theta by g. तो ये वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन. नाउ जो हमारे पास T2 है वो उसको हम ले लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. वो था जब हमारा जो है वो प्रोजेक्टाइल रिलीज हुआ था और मैक्सिमम हाइट तक गया था. बट T1 इज इक्वल टू T2 दैट इज टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 तो T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा 2u sin of theta by g. Now question number 8 है जी what is the range of projectile? State in which condition the range will be maximum if the speed of projection is kept constant in a uniform gravitational field. Also show that there are two projection angles for the same range. हमने बताना है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है और हमने कंडीशंस देनी है कि जिसमें हमारे पास जो है वो रेंज मैक्सिमम होगी अगर हमारी जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो कांस्टेंट है और हमने बताना है कि कौन से दो प्रोजेक्शन एंगल्स के लिए जो रेंज है वो सेम हो. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल.
The horizontal distance the projectile travels from the time it is launched to the time it comes back down to the same height at which it is launched. जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है फ्रॉम द पॉइंट जहां से हमने उसे रिलीज किया है और टू द पॉइंट जब वो सेम हाइट के ऊपर वापस दोबारा आ गया आफ्टर कवरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो होते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. The angle that result in maximum range is 45 डिग्री. जब हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रिलीज करते हैं तो हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाती है. 45 degrees or the angle closest to 45 will result in the greatest horizontal distance traveled. 45 डिग्री या ऐसा एंगल जो कि क्लोजेस्ट हो 45 डिग्री के, तो वो हमें रिजल्ट देगा फॉर द मैक्सिमम रेंज. Two projection angles for the same range. If the velocity of projection and the acceleration due to gravity is kept constant, अगर हम जो velocity है projection की और जो acceleration की value g है उसको हम constant रखते हैं, तो then there are two complementary angles. The sum of angles makes 90. तो जो हमारे पास दो एंगल्स हैं कि जिनका सम हमारे पास 90 दे, उसमें जो हमारे पास दोनों एंगल्स के लिए रेंज है वो सेम होगी. एग्जाम्पल, द रेंज ऑफ 75 डिग्री एंड 15 डिग्री इज सेम. अब 75 और 15 को अगर हम देखें तो 75 प्लस 15 विल गिव अस 90. तो इसमें जो है दोनों एंगल्स के लिए जो रेंज है वो सेम रहेगी. नाउ फॉर द प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 75 डिग्री, r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई g साइन ऑफ 2 थीटा. थीटा की जगह हमने रख दिया 75, तो r की वैल्यू आ जाएगी जी r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी इंटू 0.5. अब 15 डिग्री के लिए हम रखते हैं तो थीटा की जगह हमने रख दिया 15, तो r की वैल्यू आएगी जी वी स्क्वायर बाई जी इंटू 0.5. अब देख रहे हैं कि आप 75 डिग्री के लिए भी वही रेंज है और 15 डिग्री के लिए भी वही रेंज है. तो इसका क्या मतलब है, 75 डिग्री और 15 डिग्री के लिए जो है हमारे पास रेंजेस सेम है. Now that's all about for the comprehensive questions of chapter number 3. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz. Till next video, take care. Allah Hafiz.